Assalamu alaikum students. It's a small and medium enterprises. We are going to start part 4, which is totally related with the human resources. How to obtain the human resource, how to manage the human resource, how to handle the diversity in the small companies and the small businesses as well. And finally, this part conclude on the quality control, purchases and inventory control as well. Now, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करने की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपके पास जो है जॉब प्लानिंग्स, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की जो है बात की जाती है कि किस तरीके से जो है आप अपनी जॉब को प्लान करते हैं, किस तरीके से जो है ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस मौजूद हैं, एंड देन पे बात कर रहे होते हैं हम सिलेक्शंस की। फिर जब हम इस टॉपिक में बात कर रहे होते हैं तो हमें जो है ये आइडिया बहुत अच्छे तरीके से है कि स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हमारे पास स्किलफुल जो ह्यूमन रिसोर्स जनरेट हो रहा है उसको हमने क्या करना पड़ता है, रिटेन भी करना पड़ता है। ओके, हमें उनकी नॉलेज मैनेज करनी पड़ती है, जिसको हम नॉलेज मैनेजमेंट का नाम देते हैं। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन एंड डेवलप करना पड़ता है, हम उनको डिफरेंट लर्निंग प्रोसीजर से गुजार रहे होते हैं और टाइमली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिटेन रखते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपके पास आपका ह्यूमन रिसोर्स के। अब हम जिस 21st सेंचुरी में मौजूद हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे होते हैं। अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस को देखें, आप जो है सिनेरियोज देखें अपने पास 21st सेंचुरी में बिजनेसेस के और इवन के इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आप अपने बिजनेसेस के सिनेरियोज देखें तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वर्किंग की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि आपके पास से जो है ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आपको नज़र भी नहीं आएंगे कि ये प्रोफेशन जो है वो एक्चुअली आपके पास आपकी 19th सेंचुरीज में जो है वो एक इंटरमीडिएट रोल प्ले किया करते थे, लेकिन 21st सेंचुरी में जो है वो जो स्किल्स थी या वो जो आपके पास जॉब्स थी, उन जॉब्स का जो है कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी आपके पास आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर। इट मीन्स ऑफ दैट अब यहाँ पर जो है हम किस स्टेज पर आके खड़े हो गए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास हमारी रोबोटिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अब हीलिंग हो चुकी है। हमारे पास रोबोट्स जो है वो जो काम हम पहले किसी लेबर हैंड ह्यूमन हैंड से लिया करते थे या लेबर से लिया करते थे, अब वही काम जो है आप क्या कर रहे हैं अपने पास अपने रोबोट से जो है वो ले रहे हैं। बहुत सारे काम जो मैनुअल वर्क हुआ करते थे वो शिफ्ट हो गए आपके पास आपके जो है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वर्किंग के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने जो है आपके पास क्या किया, आपके पास आपके बिजनेस के तमाम सिनेरियोज जो है वो क्या कर दिए, तब्दील कर दिए। इट मीन्स ऑफ दैट अब जब हम एसएमई की बात कर रहे हैं तो हम एसएमई में भी ये चीज़ देख रहे हैं, अपने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में भी हम ये बात देख रहे हैं कि हमें कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर ये एम्प्लॉय हमारे पास इस जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए रिक्वायर्ड है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसके अंदर स्किल्स और उसकी कम्युनिकेशन पावर किस तरीके से जो है होनी चाहिए। इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं अपने इस चैप्टर 9 के अंदर, अपने इस सेक्शन 9 के अंदर हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आज ऑब्जर्व करेंगे। आज हम सीखेंगे, लर्न करेंगे समथिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज के ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज में जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं वो है हमारे पास स्टाफिंग। इट मीन्स ऑफ दैट ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में ले जाकर कन्वर्ट करें तो हम इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड स्टाफिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारा ह्यूमन हैंड जो है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अब ये जो स्टाफिंग कर रहे हैं, ये स्टाफिंग आपके पास आपका कंप्लीट प्रोसीजर है। स्टाफिंग का सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टाफिंग में जॉब प्लान करते हैं। जॉब प्लान का मतलब सिंपल क्या हुआ, आप जो बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं या जो आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं या जो बिजनेस आप स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आप प्लान करोगे कि आपको
कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी जॉब प्लेसेस जो हैं वो आप यहाँ पर काम करने के लिए कितनी जॉब प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं, और उन जॉब प्लेसेस जो वो रिक्वायर्ड हैं जिसके बिहाफ पे आपका जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी उसके लिए किस तरह के लोग जो हैं वो चाहिए। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द जॉब प्लानिंग, कि आप अपने पास जो है क्या कर रहे हैं, जॉब प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज स्लाइटली हम यहाँ पर एग्जाम्पल उठाते हैं, हम ऑटो शोरूम की एग्जाम्पल उठाते हैं। ओके, ऑटो शोरूम जिसने ओपन किया है, जो उसका एंटरप्रेन्योर है, वो एक्चुअली अपने पास क्या है, वो वहाँ पर ऑनर है। एक ऑनर वो कितनी टाइप की जॉब उसको रिक्वायर्ड है, वो प्लान आउट करेगा कि इस ऑटो शोरूम के अंदर क्या उसको फाइनेंस मैनेजर अलग से चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो वहाँ पर ये देखेगा जो डीलर है उस डीलर को हैंडल ऑनर ने खुद करना है, या फिर जो है वो उसके बिहाफ पर किसी पर्सन को वहाँ पर रिक्रूट करेगा। ठीक है, वो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, अपने पास इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। इवन के इसके अलावा जो है वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल मौजूद है, आपके पास ऑटोमोबाइल मौजूद है, आप क्या कर रहे हो उसमें, उसकी मेंटेनेंस किस पर्सन ने करनी है, आप उसको जो है आप क्या उस जॉब की ज़रूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके शोरूम के अंदर, उस मेंटेनेंस के लिए आप किस तरह के लोगों की जो है रिक्वायरमेंट है आपके लिए। आप सिंपल क्या करो, एट द फर्स्ट स्टेज जब आप अपने पास अपने शोरूम को ओपन कर रहे हो, तो वो आप अपने शोरूम में ये चीज़ प्लान आउट कर रहे हो कि कितने लोगों की जो है वो ज़रूरत है आपके पास अपने इस बिजनेस के अंदर। नाउ यहाँ पर हमने ऑटो शोरूम की बात की। एक्चुअली आप सबके सब जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और आप लोग जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बहुत करीब से जानते हो, तो अब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरह हम एग्जाम्पल दें। जब हम यहाँ पर स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दैट हमने जो है 8 क्लास में जो है अपने टीचर्स को रिक्रूट करना है, हमने अपने टीचर्स को प्लान आउट करना है, तो हम वहाँ पर अपने टीचर्स को किस तरह प्लान आउट कर रहे हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं इतने ही टीचर होंगे। इट मीन्स ऑफ दैट अगर आप वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उतने ही टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं जो कि डिमांड है आपके पास आपकी सब्जेक्ट बेस के ऊपर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग फोर, कि आप अपने बिजनेस के लिए प्लान आउट कर रहे हो हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं रिक्रूटिंग की। जो लोग आपको रिक्वायर्ड हैं, आपने प्लान आउट कर लिया, जॉब प्लान्स कर लिए कि आपने आपके पास जो है यहाँ पर ये पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं और इन पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होनी चाहिए और जॉब स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए। तो देन अब आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हो। रिक्रूटिंग प्रोसेस इट मीन्स ऑफ दैट आप अपने पर्सोनल्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ जो है वो कहाँ से एक्वायर्ड करोगे। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो हायर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग देख रहे हो। देन फिर आप जो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग देखने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हो, आप उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हो। देन फिर आप जब इंटरव्यूज़ की पोजीशन पे पहुँच रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिंग। देन आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने सेलेक्टिंग के प्रोसीजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जब आपने सेलेक्ट कर लिया, एक एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन हो गई, वहाँ पर और एम्प्लॉय जो है ऑन जॉब मौजूद है, तो अब उस पर्सन को आप क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो कि हाउ टू वर्क इन दैट पोजीशन। आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप उसको डेवलप कर रहे हो, और फिर जो है आप उसकी कंपनसेशन का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर रहे हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टाफिंग एंड द HR। अगर आप इस पूरी डेफिनेशन को देखें, तो ये पूरी डेफिनेशन आपके पास क्या कर रही है, आपका जो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, HR के स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसको डिस्कस कर रही है। और जब हम HR को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास हर एक चीज़, मतलब हाउ टू रिक्रूट या रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग जो है ना, आपके पास एक अलग कोर्स वर्क होता है, ट्रेनिंग एक अलग कोर्स वर्क है आपके पास, आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर रहे हो, कंपनसेशन मैनेजमेंट इज द समथिंग अदर। देन फिर आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, उसके लॉ जो है आपके पास HR में, दैट इज द समथिंग अदर कोर्स। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग, selecting, training and developing employees, as well as compensating them and providing for their health and safety। हम यहाँ पर लिटिल बिट अपने पास अपने इन तमाम जो प्रोसीजर्स है उन सबको कवर करेंगे आज के लेक्चर में। नाउ प्लानिंग HR नीड्स। हम प्लानिंग HR नीड्स जो है हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। इसको कहते हैं आप अपना जॉब प्लान करो, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप।
इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने पास जो है अपनी HR नीड्स को प्लान आउट करें। फॉर एग्जांपल दैट आपने एक रिसेप्शनिस्ट हायर करना है, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होगा उस रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो सिर्फ जो है बाहर से आने वाले लोगों को ही डील करेगा, या उसके अलावा जो है वो अदर ड्यूटीज़ भी या इन बिटवीन द डिफरेंट जॉब जो है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा, जो डिफरेंट जॉब्स वहाँ पर मौजूद हैं या डिफरेंट मैनेजर्स मौजूद हैं, क्या उनके दरमियान वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा, किस तरह की ड्यूटीज़ जो है वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। दैन जब एक जो रिसेप्शनर आके बैठ रहा है वहाँ पर, जो वहाँ पर जॉब करने वाला पर्सन है, उसकी वर्क कंडीशन क्या है, हाउ टू लुक इट, हाउ टू बिहेव, उसका कम्युनिकेशन पावर क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से रिलेशनशिप वर्क डीलिंग उसकी जो है एक्चुअली क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है आपके पास वर्किंग कंडीशन के ऊपर बात कर रही हैं। दैन फिर वहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। इट मीन्स ऑफ दैट बहुत सारे लोग जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के इन बिटवीन जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन आप किसको कह रहे हो, जहाँ पर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, देन जो है जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन एंड रिलेशनशिप। देन जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडिडेट साइड आ जाता है। जो पर्सन जिसने जॉब एक्वायर्ड करनी है, वो पर्सन जो है उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, मतलब मेंटल अप्रोच कितना मेच्योर होना चाहिए उसको उस जॉब के लिए। तो मेंटल अप्रोच की आप बात कर रहे होते हो, फिजिकली जो है उसकी अपीयरेंस किस तरीके से होनी चाहिए, या फिर जो है फिजिकली वो कितना साउंड होना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो, अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट बनाते हो। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज़ की। इट मीन्स ऑफ दैट रिक्रूटिंग। आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने सेकंड प्रोसेस के ऊपर जा रहे हो। हमने जो है अपने पास अपनी जॉब को प्लान आउट कर लिया है, हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि जॉब प्लानिंग्स क्या होती हैं और जॉब प्लानिंग्स जो है वो किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। इस जॉब प्लानिंग्स जब हम पीछे पीछे जो हमने स्लाइड मूव की है जॉब प्लान की, इस जॉब प्लानिंग के भी आपके पास तकरीबन 10 to 12 प्रोसेस होते हैं कि आप जॉब प्लान करते टाइम कौन सा मेथड्स जो है वो इस्तेमाल करोगे। लेकिन समहाउ क्योंकि हम जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, हम यहाँ पर सिर्फ ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हमने जॉब प्लानिंग किसको कहा है। नाउ हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज़ की। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेंस ऑफ दैट कि जब आप रिक्रूटिंग कर रहे होते हो तो आप रिक्रूटिंग करते टाइम कौन कौन से चैनल को इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, जैसे कि सामने जो स्लाइड है इससे अदर देन हम एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आपको किसी जॉब की ज़रूरत है, आप अपनी मतलब बीइंग अ कैंडिडेट सोचें, अभी आप बीइंग ऑर्गेनाइजेशन ना सोचें, बीइंग अ कैंडिडेट आप सोचें, आपको एक जॉब की ज़रूरत है, आप उस जॉब के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर देखोगे, सही। अब हम 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर देखने की बात करें तो इट्स नॉट साउंड गुड। हम अब आ जाते हैं अपने पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ। आप रोजी डॉट पीके पे जाएंगे, आप उसको सर्च करेंगे सबसे पहले। आप अपने लिंक्डइन अकाउंट पे जाएंगे, आप वहाँ पर जो है अपनी सीवी को ड्रॉप आउट कर देंगे और अपनी जो है इंटरेस्ट को वहाँ पर मैनेज कर देंगे। और दैन फिर लिंक्डइन पर आने वाली तमाम के तमाम जॉब्स को जो है आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सर्च आउट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि व्हाट इज़ विजिबल फॉर यू एंड नॉट। ओके, देन फिर जो है ये 3 काम आपने वहाँ पे किए, रोजी डॉट पीके की तरफ आए, न्यूज़पेपर्स की तरफ आए आप, और आप जो है लिंक्डइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ आए। फिर आप बात करें, आप अपने सराउंडिंग्स में जो है लोगों से बोलेंगे। ओके, अपने रेफरल ग्रुप्स की तरफ जाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे होंगे, आप अपने फैमिली रिलेटिव्स को जो है आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई जॉब जो है आपकी नॉलेज में हो तो काइंडली फॉरवर्ड टू मी। ओके, पहली चीज़। फोर्थ जो है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। बीइंग अ कैंडिडेट जॉब तलाश करने का सोर्स में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देन फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली अपनी सीवी को अनइनवाइटेडली जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। उनके पास उनके एचआर पर जो है ईमेल करना शुरू कर देते हैं। जब हमें जो है वो जॉब रिक्वायर्ड होती है तो हम अनसाउटेडली जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी अपनी सीवीज को जो है वो सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ऑफ दैट अगर बीइंग अ कैंडिडेट मैं अपने 5 to 6 रिसोर्स एक इंडिविजुअल पर्सन के होते हुए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की भी तो इस इन तमाम एस्पेक्ट्स को किसी न किसी हवाले से रीड करती होगी ना।
ओके। नाउ अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि हम अभी फ्रेंड्स की एंड रेफर ग्रुप की बात कर रहे थे, तो ये क्या बन जाता है आपके पास आपका इंटरनल सोर्स। ऑलरेडी एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, उस ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में वो जॉब आई, उसने क्या करा आप तक उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो ये क्या बना पूरा आपके पास आपका इंटरनल चैनल। ओके। अब आप अगर आप जो है न्यूज़पेपर रोज़ी डॉट पी के और लिंक्डइन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या है, कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट को क्या किया, मार्केट में फ्लो कर दिया। अब मार्केट में जो है वो फ्लो हो चुका है, डिफरेंट जगह पे जो है वो मौजूद है, ये आपके पास क्या बन गया, एक्सटर्नल सोर्स। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जॉब्स के लिए अपने दोनों सोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। समहाउ वो जो है इंटरनल सोर्सेज को इस्तेमाल करती है और समटाइम जो है वो अपने पास अपने एक्सटर्नल सोर्सेज को इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन मौजूद है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, कि इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर। आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर की एक पोजीशन जो है वो क्या हुई है, खाली हुई है। ठीक है, आपके पास जो है आपका बिजनेस जो है वो 2 सिटीज़ में मौजूद है। सॉरी फॉर दैट, फॉर द फर्स्ट सेंटेंस। आपके पास जो है आपके बिज़नेस क्या है, 2 जगह 2 प्लेसेस के ऊपर काम कर रहा है, कराची और हैदराबाद दोनों जगह पर जो है वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, हैदराबाद की ब्रांच में अगर जो है आपके मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो वो पोस्ट फिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कराची से अपने मैनेजर को जो है अपने हैदराबाद की ब्रांच में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल। आपने बाहर के किसी पर्सन को नहीं हायर किया, एक्चुअली आपने क्या किया है, अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ जो है अपने पर्सन को मूव कर दिया है। देन फिर आप प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में आप क्या करते हो, आपके पास जो आपके ऊपर की फील्ड खाली थी, आपने नीचे वाले पर्सन को उठाकर जो है वो ऊपर प्रमोट कर दिया है। ओके, उसको आप क्या कर रहे हो, अपग्रेडिंग भी जो है आप यहाँ पर बात करते हो कि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को प्रमोशन का देखें सिंपल मतलब क्या होता है, आप उसकी जो है पोस्ट को जो है प्रमोट कर रहे हो, कि आप मैनेजर हो नाउ, अब आप जो है पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, नाउ अब आप क्या हो, मैनेजर मौजूद हो। ओके। अपग्रेडिंग में क्या होता है, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इजाफा कर रहे हो किसी भी काम का। ठीक है, जो 2 जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करते हैं, आप मिक्स कर लें, तो दैट इज कॉल्ड द अपग्रेडिंग। और उसके साथ आप जो है आपने उसकी जॉब का नाम चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ जो उसके डिस्क्रिप्शन चेंज किए, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करी और उसका जो है कंपनसेशन जो या सैलरी पैकेज जो है वो तब्दील कर दिया। दैट इज कॉल्ड द अपग्रेड, कि आपने वहाँ पर उसको अपग्रेड कर दिया। देन फिर बात होती है डिमोशन की। आप क्या कर रहे हो, आपका एक एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, जो स्किल्स आपको चाहिए वो स्किल्स जो है उस पर्सन के पास रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसको डिमोट कर देगी, नीचे की तरफ ले आएगी और फर्दर किसी कोई और पर्सन जो वहाँ पर मौजूद है उसको प्रमोट की तरफ ले आएगी। रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो है उनका वर्किंग एज जो है वो खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पर उसको रिटायर कर दिया। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयर का सिंपल मतलब क्या हुआ, आपने जो है 2 डेजिग्नेशन जो है एक साथ मिक्स कर दिए, और 2 डेजिग्नेशन एक साथ मिक्स करके जो है आप अपने एम्प्लॉयज से जो है वो काम ले रहे हो। डिपेंडेंट्स एंड द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉयज, आप अपने जो है डिपेंडेंट मतलब अपने रेफर ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हो, अपने रेफर ग्रुप्स के थ्रू जो है अपनी इंटरनल रिक्रूटिंग को जो है वो अप्रोच कर रहे हो, वहाँ पर इंटरनल रिक्रूटिंग जो है वो वहाँ पर हायरिंग कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रिक्रूटिंग। ट्रांसफर कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हैं, अपग्रेडिंग्स कर रहे हैं आप, अपनी डिमोशन कर रहे हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो चुके हैं आपके पास, रिट्रेंच कर रहे हैं आप, और अपने रेफरल ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रहे हो। देन फिर आप एक्सटर्नल की तरफ आएँ, तो एक्सटर्नल में सबसे सबसे कॉमन मेथड जो है वो आपके पास आपकी एडवर्टीजमेंट से। ओके, क्लासिफाइड्स में आप क्या करें, अपनी एडवर्टीजमेंट देना शुरू करते हैं। आपके पास दूसरा जो सबसे मेन सोर्स इस्तेमाल होता है, ऑल दो पाकिस्तान में तो अब जो है ये 2017 के बाद से जो है 2016-17 के बाद से जो है ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा लॉन्च हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कि आप क्या करें, जब सेमेस्टर आपका एंड हो रहा है, तो एक रीनोन इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर जो है कोई भी कंपनी अपना फेयर मैनेज करे, वहाँ पर जॉब फेयर मैनेज करे और वहाँ पर अपने विजिट करें इंस्टीट्यूट को, तो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स में ऑब्वियसली ऐसी चीज़ है कि किसी न किसी स्टूडेंट्स के अंदर जो है इतना स्पार्क होगा, या उसके अंदर जो है इतनी सलाहियतें होंगी कि वहाँ पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इंस्पायर्ड कर जाएगा। देन फिर उसकी जो रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो आपके पास आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो
तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एडवर्टाइजमेंट एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर जो है वहाँ पर रिक्रूटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो इसको इनिशिएट किया गया था, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने इनिशिएट किया था। और अगर आप देखें तो नॉर्मली जब आप किसी एमएनसीज कंपनीज की तरफ देखें जाकर, अगर आपका कभी विजिट हुआ हो या आप कभी इंटरव्यू पर्पस बेस्ड वहाँ पर बैठे हो, तो आपको नजर आएगा कि आपके पास जो है आपकी जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप अगर आप कराची की बात करें, कराची में आपको जो है आपकी एमएनसीज कंपनीज के अंदर ना आईबीए का होल्ड नजर आएगा। डिफरेंट प्लेसेस पे आपको जो है आईबीए के स्टूडेंट्स, आईबीए के बिजनेस स्टूडेंट्स जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नजर आ रहे हैं। आपको केयूबीएस के स्टूडेंट्स जो है वो आपको डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो नजर आ रहे हैं। अब जो है आपके पास आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर्स को होल्ड कर रही है। नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर्स की तरफ आप जाएं तो बैंकिंग सेक्टर्स में आपके पास आपको सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकला हुआ जो स्टूडेंट होते हैं वो आपको नॉर्मली क्या हो रहा है वहाँ पर आप जो है उसको देख रहे हो। ओके, तो इट मीन्स ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर आपके पास आपकी रिक्रूटिंग कॉस्ट जो है ना कम हो जाती है। देन फिर आप क्या करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज की बात करते हैं, आप अपने पास जो है वो उसको आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स कर दिया आपने अपना रिक्रूटिंग का पूरा प्रोसेस, और आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट एचआर प्लस की हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान में, रिडल के आप एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको काम करने के लिए जो है वो नज़र आ रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या कर रही है, वो इस बात के ऊपर जो है कंसिडर ही नहीं कर रही कि उन्हें जो है अपना टाइम जो है वो बर्बाद करना है रिक्रूटिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि रिक्रूटिंग प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। उसके अंदर डिफरेंट असेसमेंट टेस्ट मौजूद होते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज मौजूद होते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको आउटसोर्स कर दिया कि भाई एचआर प्लस एक्चुअली क्या करे, हमारी ये पोस्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, इस पर्सन के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जो पर्सन इसको सेटिस्फाइड करे आप क्या करें, हमें उसको अवेलेबल बना दें। तो दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है वो मौजूद हैं, और आप लोग को भी ये मशवरा दूंगी कि खुद को जरूर इस तरह के एजेंसीज में जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि ऑल दो आपको जो बैक आपको मिलना शुरू हो जाए और आपकी लर्निंग में इजाफा होता है। देन आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हो तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आप अपने पास जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं आपके पास। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे कि मैं भी बात कर रही थी, जो अनसॉलिसिटेड इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बीइंग अ कैंडिडेट बनके जब मैंने अपना एक रोल प्ले किया कि मैं बीइंग अ कैंडिडेट हूँ और मैं जो है जॉब ढूंढ रही हूँ, तो वहाँ पर मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जा सकती हूँ जिसने मुझे इन्वाइट ना किया हो। एक्चुअली मैंने जो है विदाउट इन्विटेशन जो है वो अपनी सीवी वहाँ पर प्लेस आउट कर दी। दैट इज कॉल्ड द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। ये आप लोगों ने कम्युनिकेशन में जब आप जॉब एप्लीकेशंस पढ़ रहे होते हैं तो सॉलिसिटेड एप्लीकेशन या अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देन फिर आप एम्प्लॉयर रेफरल ग्रुप्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। रिक्रूटिंग एट फैक्ट्री गेट के ऊपर जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन गेट के ऊपर एक्चुअली क्या कर रहे हो, रिक्रूटिंग कर रहे हो कि आपके ऑन डोर जो मौजूद है पर्सन, आपने उसको रिक्रूट कर लिया और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। दैट इज द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग। और ये तमाम के तमाम जो सोर्सेज आपके रिक्रूटिंग के मौजूद हैं, ये सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपके लिए जो है थोड़ी सी न्यू होंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन पर मौजूद होती हैं। टिप्स टू इट रिक्रूटिंग, आप जो है क्या करें, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी कॉस्ट को जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। टिप्स टू इट रिक्रूटिंग जो आपको रिक्रूटिंग में जो है वो हेल्प फ्राहम करेंगे। आप अपने करंट एम्प्लॉयज़ को यूज़ करें और करंट एम्प्लॉयज़ के रेफरल ग्रुप्स को जो है आप यहाँ पर कायम करें। सीनियर्स को जो है आप क्या करें, सीनियर्स को जो है शेक करें और आप अपने सीनियर्स से रिक्रूटिंग प्रोसेस में जो है हेल्प आउट भी ले सकते हैं और इवन के उनका रेफरल ग्रुप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ आपके पास मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं और इवन के एमएनसीज कंपनीज भी जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो रन कर रही होती हैं। इसीलिए अभी लास्ट डेज ही मेरी जो है किसी स्टूडेंट से बहुत इस मैटर के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो आप लोग क्या करें, इंटर्नशिप की तरफ जाएँ। इंटर्नशिप हार्डली जो है आपके पास 4 वीक्स की होती है, 6 वीक की होती है। जैसे कि पीएसओ की बात करें, पीएसओ 6 वीक्स की जो है वो इंटर्नशिप लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर जस्ट जो है 4 वीक्स की जो है वो इंटर्नशिप ऑफर कर रहा होता है। तो इंटर्नशिप की तरफ जाएं, और इंटर्नशिप जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा जो है चार्म होता है इसके अंदर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पेड इंटर्नशिप करें। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपका काम सीख रहा है, तो आप उसको वहीं पर हायर करें। स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टैलेंट्स
स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड के टैलेंट्स को जो है वो आप क्या करें वहाँ पर एक्वाइर करें। दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटिंग टिप्स के वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा जो है और वर्कशॉप अटेंड करें, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको, बहुत एबल लोग आपको जो है वो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टैलेंट जो है वो आपको क्या मिलता है, आपकी इन सेमिनार से, इन वर्कशॉप से जो है आप एक्वायर कर रहे होते हो। पाकिस्तान में एक्चुअली वर्कशॉप जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग वाला स्टेटस रखते हैं कुछ, तो वहाँ पे लग रहा होता है कि आप जो है एक्चुअली क्या कर रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो, वरना अदरवाइज आप देखें तो वर्कशॉप की हिडन बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो मौजूद है ना जी। मेथड्स ऑफ नेटवर्किंग, जैसे कि हमने अभी बात की अपने पॉइंट्स के अंदर कि नेटवर्किंग आप इस्तेमाल करें रिक्रूटिंग के लिए, आप नेटवर्किंग आप इस्तेमाल कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के रेफरल ग्रुप्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट एंड वेबसाइट्स रोजी डॉट पी की, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। इंटरनेट और वेबसाइट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, टेम्परेरी हेल्प सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, एजेंसीज वगैरह को जो है आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है आप स्काउटिंग कर रहे हो, वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कैंपस रिक्रूटिंग कर रहे हैं हम, और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग। नाउ टेक्निक्स फॉर सिलेक्शन, रिक्रूटिंग का टॉपिक हमने यहाँ पर क्या किया, वाइंड अप किया। इट मीन्स ऑफ दैट कि हम इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में दो टॉपिक्स को जो है देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचआर प्लानिंग्स को देख चुके हैं, एंड सेकंड हम जो है रिक्रूटिंग को देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स फॉर सिलेक्शन की, कि हम जो है सिलेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो वो हम कौन कौन सी जो है टेक्निक्स को कंसिडर करते हैं। नाउ थोड़ी देर के लिए जो है अपने आप को जो है किसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी जो है सिलेक्शन टेक्निक्स यूज होती है, आर्मी डिपार्टमेंट की तरफ बात करते हैं। नाउ आपने एक एप्लीकेशन जो है वो जो है भेजी एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है विच वन एप्लीकेशन इज सेटिस्फाइड फॉर द गिवन पोस्ट एंड गिवन स्पेसिफिकेशन। कौन सी जो एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिकेशन को जो है फैसिलिटेट कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। सबसे पहले जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का होता है। अच्छा जी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो है दो काम कर रही है, तो ऑलरेडी जो है आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है या रिज्यूमे मौजूद है, ठीक है, उसके थ्रू उस टाइम जो है आप बात करते हैं। आप जैसे कि मैं आप पीएसयू की एग्जांपल दूंगी, शेल की मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगी, इवन के जो है ना मैं सुजुकी कंपनी के आपको यहाँ पर एग्जांपल जो है मैनेज करूंगी, यहाँ पर मैंशन जरूर करूंगी। इवन आपके पास जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज भी जो है वो इस चीज़ को कर रही होती हैं कि वो सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू लेती हैं। इवन कि वो जो पर्सन मौजूद है, वो पर्सन जो है उसकी जो भी उसका रिज्यूमे ऑलरेडी अगर मौजूद है, उसका बायोडाटा मौजूद था, तो पहले उठा के ना वन स्टेप पे उसको जो है फिजिकली चेंज करने की उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग। एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस ये होता है, दूसरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस ये होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक रिज्यूमे मौजूद है, आप उस रिज्यूमे को क्या करें, स्क्रीन करें कि विच वन इज बेटर फॉर दैट जॉब एंड विच वन इज नॉट बेटर। आप दोनों को अलग अलग कर लें, फिल्टर कर दें आप। देन फिर जो है आप एप्लीकेंट से जो है उसका रिज्यूमे जब आप उसको फर्स्ट स्टेप पर जो है देख चुके होते हैं, तो आप उससे उसका कंप्लीट बायोडाटा मंगवाते हैं, उसकी वर्क हिस्ट्री, उसके एक्सपीरियंस, उसकी कंप्लीट जो है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। दैन फिर आप उसको इनवाइट करते हैं टेस्टिंग के लिए कि आप इन रिटर्न फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं, आप इन रिटर्न फॉर्म में क्या करें, टेस्ट दें। उस टेस्ट से आपके पास आपके कैंडिडेट फिल्टर होकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आपने सबसे पहले 100 लोगों को जो है उनका रिज्यूमे मंगवाया था, तो 100 लोगों ने जो है जब टेस्ट दिया तो वहाँ से 60 पीपल्स जो है वो फिल्टर होके आए। अब उसका इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे। इन डेप्थ इंटरव्यू में जो है उसकी कंप्लीट नॉलेज को है जज करने की कोशिश करते हैं कि कितनी नॉलेज जो है एक्चुअली वो पर्सन पोजेस करता है, उसकी प्रोफेशनलिटी क्या है, और जो चीज़ें उसके रिज्यूमे में लिखी हुई हैं, या जितने एक्सपीरियंसेस उसके रिज्यूमे में लिखे हुए हैं, या जो प्रोजेक्ट जो है आपके एप्लीकेंट ने मेंशन किए हैं उसके ऊपर उसकी ग्रिप है या नहीं है, ठीक है। तो इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वहाँ पर किया जाता है और उसकी प्रोफेशनसीज जो है उसको वहाँ पर देखा जाता है। दैन फिर उसके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं कि ये पर्सन जो है वो किसके थ्रू आया है। वहाँ पर रेफरेंसेस के बाद फिजिकल एग्जाम्स होता है। फिजिकल एग्जाम्स जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनी की अगर आप बात करें तो उनका वर्किंग जो आवर्स होते हैं उनके ऑयल एंड गैस कंपनीज के, तो वो 15-15 डेज होते हैं।
जिसके इससे पहले वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का जो फिजिकल एग्जाम्स भी ले रहे होते हैं कि वो कितने फिट है, मेडिकल मतलब बाय मेंटल अप्रोच भी कितने फिट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जो है आप ये काम कर सकते हैं, और देन फिर जो है उनकी फिजिक्स भी जो है वो कितनी फिट है, देन फिर उनकी जजमेंट की जाती है, और फाइनली उनको जो है सिलेक्ट करके उनको ओरिएंटेशन के लिए कॉल किया जाता है कि अब आपका जो है वो ओरिएंटेशन जो है मौजूद है। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास आपकी उस एम्प्लॉय की जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है, अब वो एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्टेड है। देन फिर टेस्टिंग, जब आप टेस्टिंग की बात कर रहे होते हो तो आप जो है वैलिड टेस्टिंग करें। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट सिर्फ आप जो है हमारे पास पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है। आप एक इंजीनियर की एग्जांपल लें, और आपने जो एक सिविल इंजीनियर जो है वो क्या करना है, रिक्रूट करना है, उसको सिलेक्ट करना है, तो उस इंजीनियर से पूछने के लिए आपके पास 1000 क्वेश्चन है, उसकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए आपके पास 1000 वेज हैं। तो आप सिर्फ वो इस्तेमाल करें, एक तो आप कंसाइज रहें, ठीक है, और जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर हो, दूसरे आप कंसाइज हो, और तीसरे आप जो है कंप्लीट कर लें। दैट इज़ कॉल्ड द वैलिड अप्रोच। कि ये 3 C's जो है आप वहाँ पर क्या करें, इस्तेमाल करें, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने एम्प्लॉय से जिसको आप रिक्रूट करने की तरफ जा रहे हैं, वो रिक्रूट जो आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी किन किन चीज़ों को जो है वो चेक करना है, रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस के साथ उसकी रिलेशनशिप रिलेटेड हो वो उससे। टाइप्स उसके अंदर जो है उसकी इंटेलिजेंसी चेक करें आप, एप्टीट्यूड चेक करें आप उसका, और जो है आप उसकी प्रोफिशिएंसीज चेक करें। वैसे बाय द वे स्टूडेंट्स, आप लोग को इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड में डिफरेंस तो पता ही होगा, कि जो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस मौजूद होता है। नाउ, इंटरव्यू टॉपिक्स में आप क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं इंटरव्यू टॉपिक के अंदर। आप जो है उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैरिड है नहीं है, डिवोर्सी है, वाई यू आर डिवोर्स, आपसे कहानी सुनने ना बैठें कि भाई वो जो है डिवोर्स क्यों हुई है, या विडो क्यों है, और वो उसके पीछे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस मौजूद है। तो आप क्या करें, जस्ट जो है कुछ चीज़ों से जो है आप ग्रिप कर सकते हैं कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी क्या है। देन लेकिन जो है आप उससे जो है उसको इन डेप्थ की तरफ लेकर ना जाएं, कि आप उससे एच आई वी का पूछ रहे हैं, आप उससे स्मोकिंग के बारे में जो है बात करें, उसको डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करें। एक्चुअली जब आप इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आपका कैंडिडेट जो होता है वो खुद थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को जो है प्रूव करने आया है अपने टैलेंट की बेस के ऊपर, अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर। ये सब चीज़ें जो है उसके मिरर बिहाइंड ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। नाउ स्ट्रेटजीज एट इंटरव्यू, किस तरह की स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करते हैं। स्टिक टू प्रीडिटर्मिनेंट क्वेश्चंस, प्रीडिटर्मिनेंट क्वेश्चंस करेंगे आप। डू नॉट मेक एन इमोशनल हायरिंग डिसीजन, इमोशनल हायरिंग डिसीजंस जो है आप उस टाइम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कि बस आपको जो है सामने आपका कैंडिडेट थोड़ा सा शार्प था, उससे सोचा कि सामने जो उसका ऑनर बैठा हुआ है, अगर उसको बहुत ज़्यादा जो है अपनी दर्द भरी स्टोरी सुना दे, सिंपैथेटिक स्टोरीज आप सुना दो उसको, तो वो आपको जो वो हायर कर लेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द इमोशनल हायरिंग डिसीजन। और मेनी ऑफ टाइम जो है ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। नाउ, डिग डिग करें आप। डिग डिग का मतलब सिंपल क्या होता है, उससे जो है इन डिटेल इंटरव्यू आप जो है उस पर बी वेरी क्लियर अबाउट द जॉब परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेशन, अबाउट द आपकी जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन है, आप उसके ऊपर जो है बात करें, और आप उनको बताएं कि आपको एक्चुअली अपने कैंडिडेट से जो है वो क्या चाहिए, आप उसके रिक्वायरमेंट कैंडिडेट से जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, और वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर एक उसका जो मैनेजर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो किस तरीके से रहेंगी, आप इस चीज़ के ऊपर बात करें। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ पर। पोर्शन फॉर द एच आर एक्टिविटीज़ के, एच आर एक्टिविटीज़ जो है डेवलप कर, जाहिर सी बात है आपके पास आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से जो है उसको उनको ट्रेंड होना है, किस तरीके से जो उन्हें काम करना है। यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से एक चीज़, एक मज़े का केस स्टडी है जिसको हम जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं जब हम एच आर पढ़ रहे होते हैं, एच आर पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम बीइंग अ सपोर्ट सब्जेक्ट जब हम इसको पढ़ा रहे होते हैं। तो वो जो है आपके पास PTCL की जो है ग्रुप ने जब उसको लिया था, और पीटीसीएल को जो है उसके
मैनुअल सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू किया था, उसके सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू किया था, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आया था वो आपके पास एम्प्लॉयज़ की तरफ से आया था, क्योंकि देखिए दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरवेंशन हो रही है, चेंज एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से जो है अगर आप एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था वहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस तरीके का ट्रेनिंग सेक्शन या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अप्रोच कर रहे हो। जैसे कि अगर आप जो है एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएँ, एजुकेशन सिस्टम में भी आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑफर कर रही होती हैं अपने पास अपने बेस्ट एम्प्लॉय को, अपनी बेस्ट फैकल्टी मेंबर को कि गो अहेड एंड गो एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ कोर्स और अपग्रेड योरसेल्फ। इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्चुअली आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक सक्सेसफुल एलिमेंट होता है, जहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय है वो एक्चुअली ऑनरशिप फील कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एनीवेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज, बिजनेस इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय, ऑब्वियसली सी चीज़ है। यहाँ पर ये तो फैक्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैन इनहेरिटेड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर जो ऑलरेडी इनहेरिटेड एबिलिटीज आप उसको क्या कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो उसको, आप उसको और फ्लोरिश कर रहे हो, डेवलपिंग थ्रू ट्रेनिंग करके दे रहे हैं आप, एजुकेशन करके दे रहे हैं आप, या एक्सपीरियंसेस करके दे रहे हैं आप, और देन फिर अपने एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेनिंग हमें समझ में आता है कि आप 2 मंथ की ट्रेनिंग है, 3 मंथ की ट्रेनिंग की बात करें, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट कैसे करोगे? आपको मैं 2009 की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देती हूँ, और मैं सुजुकी कंपनी की यहाँ पर एग्जांपल जो है वो मेंशन ज़रूर करूँगी कि उनके पास उनका जो एम्प्लॉयज़ मौजूद थे वो ऑलरेडी जो है ग्रेजुएट के साथ मौजूद थे, कि उन्होंने जो है ग्रेजुएट की डिग्रीज ली हुई थी। लेकिन जब आपके पास आपकी जो है सिनेरियो चेंज हुआ, इंटरनेशनली मार्केट जो है वो चेंज होना शुरू हुई, तो सुजुकी ने वहाँ पर खुद को जो है रियलाइज़ करवाया कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इवन सुजुकी ने, एंड दैट इज़ द वेरी इम्प्रेसिव एक्ट जो कि सुजुकी ने किया था वहाँ पर, सुजुकी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड करवाया अपने ही कॉस्ट के ऊपर, और उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल दैट अगर किसी एम्प्लॉय ने एमसीएस करना है तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो बेयर की थी आपकी सुजुकी ने, और जो है ऑन जॉब रहते हुए उन्होंने वहाँ पर उनको एजुकेशन से फैसिलिटेट किया था, इवन के मास्टर डिग्री से फैसिलिटेट किया था। अगर कोई एमबीए करना चाह रहा है तो उन्होंने वहाँ पर मास्टर्स डिग्री से फैसिलिटेट किया था। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग काम उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आप सुजुकी का ही जो यूनिफॉर्म है उसको जो है आप वेयर करेंगे। इसका जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक जो है आया था, इसका जो फीडबैक आया था वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग फीडबैक आया था। कभी जो है हम जब एचआर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ क्विकली मूव करते हैं हम। इफेक्टिव ट्रेनिंग जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही होती है। एक एम्प्लॉय को पता होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसको सिखा रही है, और वो हर हर दिन जो है या हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कुछ नया लर्न कर रहा है। वहाँ पर जो है जॉब टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर शख्स जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि उसको कुछ ना कुछ नया सीखना है। वो लोग जो एक जगह पर स्टे हो जाते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं, या तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन बन जाते हैं, जिसको हम वाइट एलिफेंट कहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइट एलिफेंट है, या फिर जो उसके अंदर की उसकी लर्निंग अप्रोचेज़ जो है वो किल हो जाती हैं, किल हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पर टर्नओवर रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ट्रेनिंग से जो ये फ़ायदा होता है कि टर्नओवर रेट आप क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय की अर्निंग इंक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेने के बाद जो है ऑब्वियसली उसको प्रमोशन मिलनी है, उसकी जो है अपग्रेडिंग होनी है। नाउ जो है इफेक्टिव ट्रेनिंग से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो है काम करने के जब डिफरेंट मेथड्स आना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को भी जो है कट डाउन कर रहे होते हैं। लेस सुपरविजन नीडेड होती है एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब टर्नओवर इंटेंशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ये दोनों जो है एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो टर्नओवर जो है वो खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग कौन-कौन सी दी जाती है? या तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो जिसको ओटीजी के नाम दे रहे होते हैं, या फिर आप अप्रेंटिसशिप की तरफ भेज रहे हो, इंटर्नशिप की तरफ भेजते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, ई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसी तरीके से ई ट्रेनिंग एग्जाम्स होते हैं, ई ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं एंड आउटसाइड हेल्प। या फिर जो है आप क्या करते हो, अपने किसी एम्प्लॉय को एक अपनी कंट्री से उठा के किसी दूसरी कंट्री में भेज देते हो और वहाँ से आप उससे कहते हो कि आप वहाँ पर खुद को ग्रेजुएट करके आएँ।
पेड भी होता है और ये अनपेड दोनों स्रोतों में मौजूद होता है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? एक्चुअली आप अपने जो ये फ्रेशर्स को मोस्ट प्रोबेबली आप जो है ना ओटीजी दे रहे होते हो, जहाँ पर आप ये सिखा रहे होते हो कैसे किस तरह और काम जो है वो आगे परफॉर्म होगा और आप किस तरीके से जो है इसको कर सकते हो। उसकी जॉब पे रहते उसकी जॉब आवर्स में रहते हुए आप क्या कर रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो और वहाँ पर उसको जो है वो ट्रेन आउट कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके ओटीजी के एडवांटेजेस भी मौजूद हैं, डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। एडवांटेजेस में जो है आपके पास लो कॉस्ट होती है क्योंकि आप किसी इसको बाहर नहीं भेज रहे, कोई फर्दर ट्रेनर हायर नहीं कर रहे इसको करने के लिए। आपका काम नहीं रुक रहा, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, आपका काम नहीं रुक रहा। ड्यूरिंग वर्किंग जो है आप क्या कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो। नो ट्रांजिशन जो है नहीं हो रही है, यानी कि आपका एम्प्लॉय एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे जा रहा है और वो सम टाइम अपना लर्निंग एलिमेंट्स जो है वो लर्निंग जो चीज़ें हैं उसको भी क्या कर रहा है वो फॉरगेट अवॉइड कर रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर नहीं होती। एजुकेट्स एंड मोटिवेट एजुकेट हो रहा है और अपने काम के लिए जो है वो मोटिवेटेड है कि किस तरीके से। डिसएडवांटेजेस मौजूद है यहाँ पर, एक्सेसिव वेस्ट हो जाता है समटाइम क्योंकि वो सीखने की पोजीशन में है, जो है एक लर्निंग स्टेज में मौजूद है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन तो कंटिन्यू है लेकिन समटाइम जो है ना आपके पास आपके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। पुअर एनवायरनमेंट होता है क्योंकि सराउंडिंग में आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो है काम जो है आपके वर्क जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पर पुअर एनवायरनमेंट क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क नहीं है आपके पास, तो पुअर एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और हर मैनेजर और हर ऑनर जो है वो एक अच्छा ट्रेनी भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग आज आज जो लोग हैं वो 70,000 और 80,000 के जो है वो ट्रेनिंग सेशंस जो है वो मैनेज नहीं कर रहे होते। तो आपका ऑनर और आपका मैनेजर जो है वो एक अच्छा ट्रेनर भी मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड द ओजीटी। देन आप ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप उसको डेवलप कर रहे हो, आप तो कोचिंग दे रहे हो, उसकी प्लानिंग प्रोग्रेस के ऊपर बात कर रहे हो। समटाइम आप जो है उसको जॉब रोटेट कर देते हो कि आज तो इस वाली पोस्ट के ऊपर काम कर लिया, तो एक महीने के बाद आप फर्दर इस वाली पोस्ट पे काम करोगे। तो जब आप जॉब रोटेट कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपके पास आपका जो एम्प्लॉय होता है वो डेवलप हो रहा होता है। एंड कंपनसेशन लास्ट पॉइंट से आते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब एंटर हो रहा होता है तो वो अपनी सैलरी बेसिस के ऊपर वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न के लिए जो है वो क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होता है। तो लीगल इन्फ्लुएंसेस भी मौजूद है हर एक का जो है कंपनसेटिंग। जब आप एम्प्लॉयज को कंपनसेट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कैडर बने हुए हैं, जॉब स्किल बना हुआ है वहाँ पर, और इस एम्प्लॉय को इस मतलब 70 ग्रेड की जॉब है तो वहाँ पर जो है इस एम्प्लॉय की इतनी पे होनी चाहिए। फॉर 10 ग्रेड का अगर एम्प्लॉय हो तो उसकी पे जो है यहाँ तक होनी चाहिए। तो आप वहाँ पर क्या करो, लीगल इन्फ्लुएंसेस मौजूद है कंपनसेटिंग के अंदर। और लीगल इन्फ्लुएंसेस में आपके पास आपकी यूनियंस का भी जो बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार होता है कि आपकी यूनियंस एक्चुअली फैक्ट्रीज में क्या कर रही होती हैं, आपके बिजनेस के अंदर क्या कर रही होती हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। आपके गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस मौजूद होते हैं, आपकी यूनियन के इन्फ्लुएंसेस मौजूद होते हैं, और दूसरी जो आपके पास आपकी पार्टीज बनी हुई होती हैं, जो लेबर पार्टीज होती हैं, उनके भी इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो आ रहे होते हैं कंपनसेशन को मैनेज करते टाइम। सेटिंग रेट्स ऑफ पे की सेटिंग की जाती है एंड देन फिर आपके पास आपकी कंपनसेशन। आप मोटिवेट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देते हुए, डिफरेंट टाइप के जो है ये रिवॉर्ड्स जो होते हैं ये आपके पास इन टर्म ऑफ मनी। हम कंपनसेशन की बात करें तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आप इन टर्म ऑफ मनी की बात कर रहे होगे कि मेरिट इंक्रीजेस कर रहे हैं, इंसेंटिव पेमेंट्स दे रहे हैं। समटाइम आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट बना लेते हैं जिससे आप उसके साथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे होते हैं। आपका एम्प्लॉय जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शेयर को क्या करता है, बाय कर लेता है, और क्योंकि वो इतना स्किलफुल होता है कि अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा तो वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा डिजास्टर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, उस एम्प्लॉय को जो है अपने साथ ही अपने बिजनेस में जो है ऑनरशिप दे देते हैं। तो वो बीइंग एम्प्लॉय वर्क भी कर रहा होता है और बीइंग ऑनर भी वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, कमीशन, बोनसेस, पुश मनी, स्पेफ, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या है कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ में आ रही होती है। देन फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मौजूद हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मौजूद हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मौजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी जो है आपके पास आपकी कंट्रीज जो है आपको प्रोवाइड कर रही होती है, वर्क कंपनसेशन मौजूद है, और मेडिकल लीव, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स में मौजूद हैं। समटाइम जो है वॉलंटियरली जो है आप एम्प्लॉय की हेल्प कर रहे होते हो, सीक लीव के नाम पर आप हेल्प करते हो, उसकी हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पे फॉर टाइम ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कहाँ पर किस तरीके से जो है वो कंपनसेशन हासिल करेगा। नाउ स्टूडेंट,
ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस जो है उसको अंडरस्टैंड किया और हमने देखा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होकर हमने क्या किया है, इस तमाम पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो डिस्कस किया है। और कुछ टेक्निक्स भी, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स तो डिस्कस नहीं की, लेकिन कुछ टेक्निक्स हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस की है अबाउट द HR एंड HR मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से उनको जो है मैनेज कर रहे हो। एम्प्लॉय हायर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है, कि उसकी जो रिटेंशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एम्प्लॉय का बेसिक पर्पस होता है कि उसको लर्निंग करनी है, कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, उसने कुछ ना कुछ नया सीखना है, और उसको जो है पे कंपनसेशन जो है वो अच्छा मिल जाए। ये दोनों चीज़ें अगर वहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती हैं, तो आपका एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होता है। जब एक एम्प्लॉय आपके पास सेटिस्फाइड मौजूद है, तो आप वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना भी पसंद कर रहा होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम बात कर रहे हैं। और जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो हमारे पास वैसे भी हमारा जो एम्प्लॉय है वो कॉपी पेस्ट टाइप का एम्प्लॉय मौजूद है, सॉरी टू से। लेकिन इस तरीके के एम्प्लॉय जो हमारे पास मौजूद हैं, जो अपनी स्किल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं कर रहे, इवन के जो है वो एफर्ट भी नहीं कर रहे उन चीज़ों को सीखने के ऊपर। जो चीज़ें जो है वो आपकी मैं पाकिस्तान के सिनारियो में रहते हुए ये बात ज़रूर करूँगी कि जिन चीज़ों को जो है आपको सीखना चाहिए और सीख कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो वाली चीज़ भी जो है वो समहाउ हमारे अंदर से जो वो मिसिंग है। तो इन चीज़ों के अगर ऊपर हम काम कर लें, तो हो सकता है हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर लें, हम वर्कशॉप एंड सेमिनार्स को जो है सीरियस लेना शुरू कर दें, तो हम एक अच्छा एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। नाउ इस नोट के साथ जो है हम अपने सेशन को जो है वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।